हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इससे डिजीजेज होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि T3 T4 नाम के हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हार्मोन्स हमारी मेटाबॉलिक रेट को तय करते हैं, मतलब कि हमारा प्रोटीन का, फैट का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन और बॉडी का जो काम करने का स्पीड है वो तय करती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। मतलब कि ग्रोथ से लेके मेंटेनेंस से लेके ओवरऑल जो बॉडी का फंक्शन करने का तरीका है उसकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं। यह ग्लैंड्स कैल्सिटोनिन नाम का भी हार्मोन रिलीज करती हैं जो कि कैल्शियम की होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। और ये जो हार्मोन है वो आयोडीन से ही बनता है। इनके नाम से समझिए T3 मतलब जिसमें 3 एटम होते हैं आयोडीन के, और T4 का मतलब हुआ जिसमें 4 एटम होते हैं आयोडीन के। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस जो कि रिलीज करता है TRH को। TRH का मतलब हुआ थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करती है और TSH हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और फाइनली हमारे पास T3 और T4 अवेलेबल होता है बॉडी में। जब T3 और T4 का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 सिग्नल देख रहे होंगे। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव का मतलब हुआ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब ब्लड में थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिससे कि थायराइड हार्मोन का बनना बंद हो जाता है। और फिर जब ब्लड में थायराइड की मात्रा कम हो जाती है तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है। इससे इसका बैलेंस बना रहता है। और सबसे एंड में जो T3 T4 के काम हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिक रेट का संभालना और हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। और अब बात करते हैं इसके एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। मतलब कि जब इसका फंक्शन बिगड़ जाता है, इसमें फीमेल्स का जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनफैक्ट फीमेल्स का जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता है अगर हम कंपेयर करें मेल के साथ में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो होती है गोइटर की। जब T3 T4 कम बनता है या फिर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब गोइटर की सिचुएशन बनती है। क्योंकि जब ब्लड में सही मात्रा में आयोडीन नहीं होगा तो हमारा ग्लैंड को T3 T4 बनाने में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि वो अपना साइज़ बढ़ा लेती है जिससे कि उस चीज़ को मैनेज किया जा सके। तो जब साइज़ बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम गोइटर बोलते हैं। गोइट्रोजेनिक सब्सटेंसेज की बात करें तो यह वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे गोइटर बनने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कुछ डॉक्टर, डाइटिशियन ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोया के प्रोडक्ट्स, इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आपको कोई भी फूड आइटम को रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको एक काम करना है, आप सिंपली जब कुक करते हैं तो अपने सारा जो पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर ब्रोकली या फिर सोया के प्रोडक्ट, सोया बड़ी, जो भी कुक करें वो उन्हें अच्छे से कुक करें, जिससे उसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम जब है जब हम जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उसमें अनकुक्ड गोभी वगैरह रहता है और सोया भी रहता है, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उन लोगों को जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या गोइटर की प्रॉब्लम है। सिंपल एंडेमिक गोइटर की बात करें तो ये आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके वजह से होता है, या फिर कुछ केसेस में थायराइड की फंक्शन से भी ये रिलेटेड होता है। और अब बात हाइपोथायरॉयडिज्म की, जो कि बहुत कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हाइपोथायरॉयडिज्म ही होता है। इसमें T3 और T4 कम मात्रा में बन सकते हैं या फिर सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनते हैं, या फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड सही से हार्मोन को नहीं बना पाती है, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज BMR, मतलब कि BMR लगभग 50% तक कम हो सकता है। आपको कोल्ड से सेंसिटिविटी हो सकती है, आपको डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, आपकी स्किन रफ हो सकती है, ड्राई हो सकती है, स्लगिश हो सकती है। इस तरह के सिम्टम्स इसमें कुछ नज़र आते हैं। और जब BMR कम हुआ तो वेट गेन के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में मैक्सिमम लोगों का वेट गेन हो जाता है। और अब बात हाइपरथायरॉयडिज्म की। अब नाम से समझिए, हाइपर मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जब हार्मोन बनने लगता है तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपका वेट अचानक से गिरने लगेगा, क्योंकि जब BMR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने आप वेट रिड्यूस होने लगेगा। आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है,
और साथ में आपको स्वेटिंग या फिर सेंसिटिविटी टू हीट जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और बात इसके ट्रीटमेंट की करें तो उसमें मेडिकेशन, सर्जरी और इस तरह के सॉल्यूशन सबसे पहले आते हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो थायराइड के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट है आयोडीन। मैंने अभी बताया कि T3 और T4 आयोडीन से ही बनते हैं, तो आयोडीन का सप्लीमेंटेशन इसके फंक्शन को नॉर्मल करने में हेल्पफुल हो सकता है। और दूसरा मिनरल है सेलेनियम, जो कि हमारी ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कुछ कंडीशंस में। और सप्लीमेंट्स की लिस्ट में अगला नाम आता है जिंक का। जिंक जो है वो T3, T4 और TSH के हेल्दी ऑप्टिमम लेवल्स को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, तो ये सर्टेन कंडीशंस में हेल्प कर सकता है। और हमारा आखिरी सप्लीमेंट होगा आयरन। आयरन जो है वो T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में जितना भी T4 की मात्रा होती है उसका मैक्सिमम परसेंटेज T3 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर बॉडी में यूटिलाइज होता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है और इसका डिसफंक्शन क्रिएट हो सकता है। तो आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थायराइड फंक्शन के लिए। और इन 4 सप्लीमेंट्स के अलावा भी बाकी जो विटामिन्स, मिनरल्स हैं वो भी सही मात्रा में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए, तो हमें उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो आप अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है या फिर एक्सपर्ट से सलाह लेने की ज़रूरत है। आपकी कंडीशन को देखा जाएगा, उसके बाद भी सप्लीमेंट ऐड करना है या नहीं करना है ये फिर डिसाइड होता है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स लेना है और फेक सप्लीमेंट्स से बचना है। हर्बल के नाम पर या तमाम तरह के नामों पर जो सप्लीमेंट्स बेचे जा रहे हैं वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपके थायराइड फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। एक अच्छी बैलेंस डाइट आपको बहुत हेल्प करती है। उसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिससे विटामिन्स, मिनरल्स आपको मिलते रहें, तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। नंबर दूसरा आता है एक्सरसाइज का। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। कम से कम 3 से 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। और अब बात करते हैं बॉडी वेट की। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, अगर आपका वेट कम है तो आपको उसको बढ़ाने की ज़रूरत है कि हेल्दी रेंज में अपने बॉडी वेट को रखिए। बॉडी वेट को मेंटेन करने से आपका जो ओवरऑल बॉडी का फंक्शन होता है और हार्मोन्स का फंक्शन होता है वो बेहतर रहता है। और फिर आता है स्ट्रेस और स्लीप। स्ट्रेस को कम करिए और अपनी नींद को अच्छा रखिए। नींद का टाइम टेबल बना कर रखिए। एक सही समय पर सोना है और सही समय पर जागना है। आपको अच्छी और गहरी नींद ग्रोथ, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस लगभग हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है और ये आपकी बॉडी के ओवरऑल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छे से सोना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में मैं कहूँगा कि आपको गलत सप्लीमेंट से सावधान रहना होगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।